हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जियो प्लेनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 12 के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे थे और लास्ट हमने मानव अधिवास को कंप्लीट किया। अब एक नए चैप्टर की ओर मानव व्यवसाय और इनके प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं इनकी चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने जा रहा है ये भी। यहाँ से क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट होगा उसकी हम चर्चा आपको अकॉर्डिंग टू जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको बताते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। मनुष्य भूगोल। देखिए दोस्तों, जब हम चर्चा करते हैं भौतिक भूगोल की, भौतिक भूगोल में फिजिकल एलिमेंट से संबंधित स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इन सभी की हम चर्चा भौतिक भूगोल के अंतर्गत कर 11 में जो फिजिकल ज्योग्राफी चलती है उसका संबंध भौतिक भूगोल से है और मानव भूगोल का संबंध हम भौतिक भूगोल पर पढ़ने वाले जो विभिन्न कारकों के द्वारा मानव अपने क्रियाकलापों के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करता है, उससे संबंधित जो भी हम विषयों को पढ़ते हैं, चाहे वह अधिवास को हम पढ़ते हों, उद्योग को पढ़ते हों, आर्थिक गतिविधियों को पढ़ते हों, सामाजिक परिवेश को पढ़ते हों, जनसंख्या को पढ़ते हों, वो सभी हम मानव भूगोल के दरमियान पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य जो है वो मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। यानी कि मानव भूगोल को पढ़ने में, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने में हम ह्यूमन को सबसे बीच में रखते हैं और उसके इर्द गिर्द पूरा मानव भूगोल चलता है, यह मानव भूगोल को हम पढ़ते हैं। वह एक क्रियाशील प्राणी है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि मानव एक क्रियाशील प्राणी है और क्रियाशील प्राणी होने के नाते वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई ना कोई कार्य करता रहता है, कोई ना कोई क्रिया संपादित होती ही रहती है। मनुष्य जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, क्रियाएं क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि हो, मनुष्य की जिन क्रियाओं से कैसी वृद्धि हो, आर्थिक वृद्धि हो, यानी उसे कुछ मिले, कुछ खाने के लिए, ठीक है, आवास बनाने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए, या उसका जो मूल उद्देश्य है यदि वो पूरा होता है तो वह उसकी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आगे आपको समझ में, मनुष्य जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। जैसे मैंने अभी चर्चा की आपसे कि जो भी आर्थिक क्रियाएं मानव के द्वारा संपादित होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कृषि करना, यानी कृषि का जो कार्य है, कृषि की जो गतिविधि है वो किससे संबंध रखती है, कहीं ना कहीं भौतिक फिजिकल एनवायरनमेंट संबंधित रखती है और सांस्कृतिक वातावरण संबंधित रखती है कि जहाँ वे कृषि कर रहा है वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है, वहाँ का एनवायरनमेंट किस प्रकार का है, वहाँ का ढाल किस प्रकार का है, ठीक है, और वहाँ का जनसंख्या किस प्रकार की, क्या जनसंख्या उस पर्टिकुलर जो कृषि वो करता है, गेहूँ की,
चावल की, बाजरे की, तो क्या वह जनसंख्या जो है वो उपभोग करने लायक है या नहीं। ठीक है, तो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ता है। विश्व की विभिन्न प्रदेशों में भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण की परिस्थितियाँ भिन्न होने के कारण मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं भी भिन्न होती हैं। ये बात बिल्कुल सत्य बात है कि हर जगह की जो भौतिक कंडीशंस होती है या जो सांस्कृतिक परिवेश होता है, उनका जो वातावरण होता है, उनकी जो परिस्थितियाँ होती है वे बिल्कुल भिन्न होती है और इसी के कारण मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। उदाहरण स्वरूप हम देखें तो मनुष्य वनों में एकत्रीकरण, यानी कि मनुष्य वनों श्रृंखला में या जंगलों में जाकर वह मनुष्य एकत्रीकरण करता है, आखेट की क्रिया करता है, लकड़ी काटने की क्रिया होती है। ठीक है, घास के मैदानों में पशुचारण करता है, उपजाऊ मैदानी भागों में कृषि कार्य करता है, जंगल में मछली पकड़ता है और खानों से खनिज निकालता है। तो ये सभी क्रियाएं कैसी हो गई? ये सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हो गई। ठीक है, वापस से हम एक बार पढ़ लेते हैं कि विश्व के विभिन्न प्रदेशों में भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण की परिस्थितियाँ अक्सर भिन्न भिन्न होती हैं। भिन्न भिन्न इसलिए है क्योंकि स्थलीय भाग जो है उसमें वह परिवर्तित होता रहता है। स्थलीय भाग अलग अलग है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ की जलवायु में परिवर्तन होता है। जलवायु कहीं पर ठंडी, कहीं पर शीत जलवायु, कहीं पर ग्रीष्म जलवायु। ठीक है, तो जलवायु में भी अंतर देखने को मिलता है और साथ ही साथ जब जलवायु में अंतर होता है तो मौसमी दशाएं जो होती हैं उनमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण की परिस्थितियाँ अक्सर अलग होती है। यदि मनुष्य वनों में रहता है तो वह एकत्रीकरण का कार्य करता है, आखेट की क्रिया करता है, लकड़ी काटने का कार्य अक्सर वे करता है। घास के मैदानों में पशुचारण कार्य करता है। ठीक है, जहाँ घास के मैदान होते हैं, जहाँ घास के मैदान बहुत बड़े बड़े विशाल होते हैं, वहाँ पर पशुओं को चराने का वह कार्य करता है। जहाँ उपजाऊ मैदान होते हैं वहाँ कृषि का कार्य करता है। जहाँ उपजाऊ मैदान होते हैं वहाँ कृषि करता है। जब समतल मैदान होते हैं जैसे गंगा यमुना का मैदान है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है, ठीक है, सतलज नदी का मैदान, यांगटीसी कियांग नदी, चीन की नदी में मैदान, अमेजन नदी का मैदान। ठीक है, तो ऐसे मैदानों में प्राय क्या होती है, समतल भागों में कृषि कार्य होता है। जंगल में मछली पकड़ना और जो खाने होती हैं, जो माइनिंग एरियाज़ होता है वहाँ पे वो क्या निकालता है, मिनरल्स, खनिज का उत्पादन करता है। इसके अलावा वह अनुकूल परिस्थितियों में वस्तु विनिर्माण उद्योग, यानी जिस प्रकार की उसकी परिस्थितियाँ होती हैं वह वहाँ वस्तु विनिर्माण उद्योग, परिवहन या व्यापार जैसी आर्थिक क्रियाओं में व्यस्त होता है। जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं। तो ये पॉइंट है कि जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को, जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। आपसे पूछे व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय किसे कहते हैं, तो व्यवसाय का अर्थ क्या हुआ कि जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं क्या कहलाती है, व्यवसाय कहलाती है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। आर्थिक क्रिया को व्यवसाय कहते हैं कि जो भी हम आर्थिक क्रिया कर रहे हैं व्यवसाय। और इससे पहले हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि मनुष्य जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और आर्थिक क्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव व्यवसायों के विकास कि मानव का जो व्यवसाय होता है और उसका जो विकास है वो एक्चुअल में अलग अलग स्तर पर बदलता रहता है। जैसे हम बात करें कि आदिम मानव अपनी उदर पूर्ति जंगली जानवरों के शिकार एवं वनोत्पादों से करता था, यानी कि जो काफ़ी प्राचीन काल का या यूँ कहे प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था, जो जंगलों में निवास करता था, उसका उदर पूर्ति करनी है या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो वो जंगली जानवरों के शिकार के साथ में करता था। यह वन से जो मिले उसको उत्पाद होते हैं उससे वो प्राप्त करता था। मानव धुमक्कड़ था, ठीक है, जंगलों में इधर उधर घुमा करता था। भोजन प्राप्ति में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती थी। धीरे धीरे मानव के भौतिक विकास के कारण वे उपयोगी जानवरों को पालने लगा, मानव समूह बनाकर पशु पालने लगा। तो सबसे पहले क्या कार्य हुआ कि जंगलों में
जानवरों का शिकार करना, वनोत्पादों के द्वारा जो उसे प्राप्त होता था उन्हें वह लेकर या तो खुद ग्रहण करता था या फिर दूसरों को दिया करता था। भोजन प्राप्ति में समय हमेशा अनिश्चितता बनी रहती थी। धीरे धीरे मानव के भौतिक विकास के कारण उपयोगी जानवरों को पालने लगा। तो जैसे जैसे मानव का विकास होता चला गया, उसका भौतिक स्तर बढ़ता चला गया, तो जानवरों को पालने लग गया। मानव समूह बनाकर पशुपालन लगा, क्योंकि उस समय जो पशुपालन होता था वह जंगलों में जो रहने वाले जीव जंतु थे, तो पशुपालन नहीं होता था। लेकिन मानव ने अपने क्या किया, मानव ने समूह बनाकर पशुपालन करने लगा, क्योंकि समूह में रहता था तो जानवरों को वो हैंडल कर लेता था। पशु की चारे की पूर्ति के लिए वे ऋतु प्रवास करने लगा। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है कि ऋतु प्रवास का मतलब होता है कि जिस प्रकार की ऋतु है, जैसे सपोज ग्रीष्म ऋतु का समय है, गर्मी का समय, तो वह पहाड़ी क्षेत्रों में चला जाता था। गर्मी के समय वह पहाड़ी क्षेत्रों में जाता, और शीत ऋतु आने पर वह क्या करता, पुनः वापस अपने स्थान पर आ जाता। तो इस प्रकार से ऋतु प्रवास करता था। यानी ऋतुओं के अनुसार, यानी गर्मी के समय पहाड़ी क्षेत्रों पर चले जाना और शीत ऋतु के समय वापस पहाड़ी क्षेत्रों से वापस लौट कर आ जाना, इस प्रकार की वे क्रियाएं करता था। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पशु उत्पादों से होने लगी। कृषि ने मानव को स्थायीकरण करके क्या किया, के लिए प्रेरित किया। मानव एक जगह बस्ती बनाकर रहने लगा। अब मानव ने क्या किया कि मानव जब पशुपालन करने लग गया तो उसका जीवन ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय क्षेत्रों में और शीत ऋतु में वापस अपने स्थान पर आ जाता। लेकिन जब वे कृषि कार्य करने लगा तो कृषि कार्य करने में लगभग 3 से 4 मंथ लगते हैं, और 3 से 4 मंथ होने के कारण वे अपने उस एरिया में जहाँ वह कृषि करता था उसकी देखभाल भी करता था। इसलिए वह अब उसका पशुचारण जो था वो गतिशील ना होकर एक ही स्थान पर सीमित होकर रह गया। तो मानव एक जगह बस्ती बनाकर रहने लगा। वे उपजाऊ नदी मैदानों में कृषि कार्य करने लगा। प्राचीन सभ्यताओं का विकास इन्हीं नदी घाटियों में हुआ। जो भी प्राचीन सभ्यता थी उनका जो विकास हुआ वो भी कहाँ हुआ, नदी घाटियों के समीप हुआ। क्योंकि जितनी भी नदियाँ थी उन नदियों के पास का जो क्षेत्र था वह कैसा था, उपजाऊ क्षेत्र। कैसा था, उपजाऊ क्षेत्र। और उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण वे कृषि कार्य करने में उसे कोई कठिनाई नहीं आती थी। वे कृषि कार्य संपन्न कर सकता था और वहीं पर अपने पशु को चराने के लिए भी उसके पास सामग्री उपलब्ध थी। नदी सभ्यता, मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता, दजला फरात नदियों के बीच पनपी मेसोपोटामिया सभ्यता कृषि कार्यों के विकास के साथ ही पनपी। तो ये जितनी भी सभ्यता की हम चर्चा करते हैं, ये सभी सभ्यता जो है ये कृषि कार्यों के साथ, और जितनी भी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, चाहे वो सिंधु नदी हो, चाहे चीन की हांगवे रिवर हो, चाहे मिस्र की नील नदी हो, ये जितनी भी बड़ी नदियाँ हैं इनके आसपास ही कृषि कार्य के कारण सभ्यता का विकास होना प्रारंभ हो गया। पुनः जागरण काल में खोज, अन्वेषण एवं तकनीकी विकास के साथ ही आर्थिक विकास ने गति पकड़ी। पुनः जागरण काल की खोज के बाद लगभग 1400 शताब्दी के आसपास की हम बात कर रहे हैं। उस समय खोज, अन्वेषण कार्य, तकनीकी क्षेत्र में विकास हुआ और आर्थिक विकास ने गति बढ़नी शुरू हुई। 18वीं सदी में जीवाश्म ईंधन की खोज के बाद विश्व में खनन व उद्योग जैसी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ। तो जिस तरह से जीवाश्म का मतलब जहाँ कोयला सर्वाधिक मिलता था, वहाँ पे विश्व में खनन क्रिया और औद्योगिक क्रिया भी प्रारंभ होना शुरू हो गया। इसलिए हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति उन्हीं ज़्यादा हुई, और यह कहें औद्योगिक क्रांति का जो सूत्रपात था वो इंग्लैंड देश था, ब्रिटेन था, जहाँ पर कोयले का उत्पादन अधिक था। और जहाँ कोयले का उत्पादन अधिक होता है वहाँ पर निर्माण उद्योग या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सर्वाधिक हमें देखने को मिलता है। व्यापार व वाणिज्य का विकास हुआ, नगरीकरण बढ़ा। अब नगरीकरण बढ़ना स्वाभाविक बात है, क्योंकि जिस भी क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे हैं, जहाँ ईंधन होगा, ईंधनीय क्षेत्र होगा, जहाँ कोयला होगा, वहाँ खनन और उद्योग होना स्वाभाविक बात है। जब खनन और उद्योग होगा तो मतलब व्यापार और वाणिज्य का विकास भी होगा, और जब वाणिज्य और व्यापार का विकास होता है तो यहाँ क्या है, यहाँ फिर मनुष्य होना
या मनुष्य का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो नगरीकरण बढ़ा और जिससे सेवा कार्यों में भी लोग आने लगे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मानव के व्यवसायों को विकास का एक क्रम पाया जाता है और इस विकास के क्रम को हम काल के अनुसार निम्न प्रकार से बांटते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे कि समय के अनुसार मानव के व्यवसायों का अलग अलग काल हमें देखने को मिला। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन तो आपका बनता है ये कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है या आर्थिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि ये बताओ, जो वास्तविकता में हम देखें कि व्यवसाय किसे कहते हैं, तो जीवन यापन करने के लिए जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम व्यवसाय कहते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट वो पूछ सकता है आपसे कि ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। ठीक है, चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन बने तो इस तरह से बन सकता है, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया कि जो ऋतुओं के अनुसार मानव समूह होता है वे अपने पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ऋतु के अनुसार, यानी ग्रीष्म ऋतु होने पर वह पहाड़ी क्षेत्रों में चला जाता है और शीत ऋतु आने पर वो अपने स्थान पर आ जाता है या घास के समतल मैदानों में आ जाता है। तो ऐसे हम जब परिवर्तन देखते हैं उन्हें हम कहते हैं ऋतु प्रवास। तो यहाँ तक तो ये बात हुई कि किस प्रकार से ये जो माइग्रेशन होता है या मानव व्यवसाय जो परिवर्तन होता है वो हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे काल के अनुसार, यानी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कौन कौन से समय ऐसा आया जहाँ पर हमें देखने को मिला, जहाँ हम ये देखते हैं कि व्यवसाय में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, इसमें हम नंबर 1 हम बात कर रहे हैं और नंबर 1 हम जिसकी बात करेंगे वह प्रागैतिहासिक काल। नंबर 1 में हम जिसकी बात कर रहे हैं वह प्रागैतिहासिक काल, यानी वह वो समय है जब मानव ने जीवन यापन करना प्रारंभ कर दिया। मानव के समय अभी जंगलों में निवास करना, मानव के ऐसे सामने हम ये देखते हैं कि जंगलों में किस प्रकार से वो एकत्रीकरण करता है, आखेट की क्रिया करता है और किस प्रकार से अपना जीवन यापन गुजारता है। देखिए, इस काल में मानव जंगली जानवरों का शिकार करता था तथा जंगलों से कंद मूल फल संग्रहण करता था। तो उस समय जंगली जानवरों का शिकार करना एक बेसिक उसकी नीड थी, क्योंकि उसको खाने के लिए और कुछ मिलता नहीं था, तो अपनी उदर पूर्ति के लिए कोई ना कोई कार्य करना एक स्वाभाविक बात थी। तो जंगली जानवरों का क्या करता था, शिकार। जंगलों से कंद मूल फल संग्रहण करना, जैसे जैसे उसकी नॉलेज बढ़ती गई, जैसे जैसे पेड़ों पर स्थिर होने वाले फल फूल को देखा होगा तो उसकी लालसा बढ़ी होगी, तो उसने उसको टेस्ट किया होगा, देखा होगा। कंद मूल फल संग्रहण करना ये उसकी प्राथमिकता रही। इस काल में सीमित जनसंख्या और सीमित आवश्यकताएं थी। ये बिल्कुल सही बात है कि जनसंख्या अधिक नहीं थी, कुछ ही जनसंख्या थी, तो आवश्यकताएं भी सीमित होगी। यदि कहीं पर रहने वाले इन व्यक्ति 4 होंगे तो उनकी आवश्यकता भी कितनी होगी, 4 होगी। जब उनकी आवश्यकता कितनी होगी, 3 हो सकती है। लेकिन जनसंख्या बढ़कर अधिक हो जाए, जनसंख्या बढ़कर 40,000 हो जाए तो फिर आवश्यकता भी बढ़ जाती है, आवश्यकता को भी फिर बढ़ाना होता है, या आवश्यकता भी बढ़ती चली जाती है। ये एक स्वाभाविक बात है। मानव जंगली अवस्था में ही रहता था, शिकार नुकीले पत्थरों लकड़ी के डंडों से करता था। इस काल में शिकार में कुत्ता मानव का सहायक बना। तो इस काल में वह कुत्ता जो था, ठीक है, जो जंगली प्राणी था, जंगली पशु था, वह क्या करता था, मानव के साथ में जीवन यापन करता था और मानव उसको एक सहायक के रूप में लेता था। धीरे धीरे मानव उपयोगी जानवरों को पालतू बनाकर पालने लगा। और हम क्या देखते हैं, हमें ये देखने को मिलता है कि जानवरों से मानव को दूध, दही, मांस, चमड़ा से प्राप्त हो रही है। इससे उसको दूध, दही, मांस, चमड़ा, हड्डियाँ आदि उपयोगी चीज़ें मिलने लगी। ठीक है, जानवरों से क्या मिला, दूध मिल गया, दही, हड्डियाँ आदि उपयोगी चीज़ें उसको मिलने लगी। पशुओं के चारे की कमी की पूर्ति हेतु धुमक्कड़ जीवन जीता था। तो पशु के चारे की कमी के कारण वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता रहता, धुमक्कड़ जीवन जीता
व्यतीत करता था। अस्थायी आवास, यानी अस्थायी आवास भी बनाए उसने। अभी आवास स्थायी नहीं थे, आवास अस्थायी थे। तंबू बनाकर छोटे छोटे समूह में रहने लगा। ठीक है, ये हमने चर्चा कर चुके हैं पिछले अध्याय में कि अस्थायी अधिवास कैसे तंबू बनाकर वो रहना शुरू किया, छोटे छोटे समूह में रहना उसने प्रारंभ कर दिया। उपयोगी पौधों के बीजों को बोकर उसने खेती करना प्रारंभ किया। वह झूमिंग कृषि करने लगा। ठीक है, झूमिंग कृषि क्या होती है? एक स्थान पर 2-3 वर्ष तक कृषि करना और फिर उस क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र पर जाकर उसे साफ करना, जलाना और फिर उसके बाद वापस 2-3 वर्ष तक कृषि कार्य करना जब तक उत्पादन होता रहे और फिर वापस छोड़कर उसे अन्य क्षेत्र पर चले जाना, ये कहलाती है झूमिंग कृषि। ठीक है, इसका हम कहते हैं स्थानांतरित कृषि। इसका जोग्राफिकल नेम जो है वो स्थानांतरित कृषि। झूमिंग कृषि हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हम नाम इसको देते हैं। फसलों व पालतू जानवरों की देखभाल व सुरक्षा के लिए टहनियाँ, ठीक है, पत्तियों व जानवरों की खालों की झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगा। ठीक है, और फिर एक समय ऐसा आया कि इसमें परिवर्तन आता चला गया, तो पत्तियों जानवरों की खालों में झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगा। नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। धीरे धीरे जब उसका इस कार्य करने लगा तो उसने आविष्कार कर लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया और इस काल तक मानव ने मिट्टी से बर्तन बनाने की कला भी सीख ली थी। तो देखिए, हम ये देख रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल में जब मनुष्य जंगली जानवरों का शिकार करता है, कंदमूल और फल का संग्रहण करता है और उसके बाद धीरे धीरे उसमें इतना परिवर्तन आता है कि कुत्ते को एक सहायक के रूप में पालना शुरू कर देता है, पालतू पशुओं को पालना शुरू करता है और धीरे धीरे उनसे दूध, दही, मांस, चमड़ा, हड्डियाँ आदि प्राप्त करके उन्हें किसी न किसी रूप में उपयोग में लेता था। और एक समय ऐसा आया कि वह जंगलों में निवास तो कर ही रहा था, लेकिन अब वो तंबू बनाकर रहना उसने प्रारंभ कर दिया। अस्थायी अधिवास के रूप में उसने प्रारंभ किया और उपयोगी पौधों, बीजों को बोकर उसने खेती करना भी प्रारंभ कर दिया। ठीक है, ये हमने देखा कि इस समय तक आते आते मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसका विकास होने लग गया और वे उससे कुछ नया इनोवेशन, कुछ नई क्रियाएं करने लगा। अब हम बात करते हैं प्राचीन काल की। अभी तक हमारी चर्चा चल रही थी प्रागैतिहासिक काल की, कि प्रागैतिहासिक काल में कैसे कैसे कार्य होने प्रारंभ हुए, मनुष्य कहाँ से जाकर कहाँ की ओर चला गया। अब मनुष्य थोड़ा और विकसित कला की ओर बढ़ा, थोड़ा और विकसित हो गया, कला उसकी ओर बढ़ती चली गई। अब इसमें देखेंगे हम कि उसे लोहा, तांबा, ठीक है, धातु, खनिज उसको मिलने लगे और उससे वह कार्य करना प्रारंभ उसने किया। देखिए, इस काल में कृषि व पशुपालन जैसी आर्थिक क्रियाओं के विकास के साथ मानव ने जीवन में स्थायित्व आया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मानव कृषि कार्य करने लगा। ठीक है, मानव कृषि कार्य करने लगा, पशुपालन जैसी आर्थिक क्रिया करने लगा, तो उसका विकास भी होता चला गया। और जब विकास हो गया तो उसके जीवन में, मानव के जीवन में क्या आ गया? एक स्थायित्वपन आ गया। यानी वह अभी धुमक्कड़ जीवन जी रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे स्थान से चौथे स्थान। अब वह मनुष्य क्या कर रहा है या वह मानव क्या कर रहा है? एक स्थान पर रहकर कृषि कार्य भी कर रहा है और पशुपालन का कार्य भी कर रहा है और उसकी आर्थिक क्रियाओं में विकास भी हो रहा है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि मानव क्या कर रहा है, पशुओं को पालतू बनाकर विभिन्न तरह की दूध, दही, मांस, चमड़ा एकत्रित करता है और अपना आर्थिक क्रियाओं के द्वारा उसका जैसा भी उपयोग होता है वैसी वे क्रियाएं, एक्टिविटी कर रहा था। उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं की सुगमता से पूर्ति होने लगी। जो भी उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं थी उसकी सुगमता से उसकी पूर्ति होने लगी। शेष बचे समय में वह अन्य कलाओं का विकास करने लगा, जैसे लोहा, तांबा, कांसा जैसे मजबूत धातुओं की खोज की, जिससे वे उपयोगी हथियार बनाने में और सामान बनाने में उसको समय लगा। वो इस तरह की एक्टिविटी करने लग गया था। नेक्स्ट, हल व बैलों की मदद से कृषि करने लगा। ठीक है, हल व बैलों की मदद से। पहले वे स्वयं ही कार्य कर रहा था, लेकिन जब उसने लोहे से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना लिए तो हल और बैलों की मदद से कृषि कार्य करने लग गया। फसलों को सिंचाई के रूप में पानी देना सीख गया। ठीक है, इसी काल में ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी में विकसित होती चली गई। नगर नियोजन में भवन निर्माण की उत्कृष्ट कला का उदाहरण इस सभ्यता की खुदाई में देखने को मिलता है। तो यहाँ इसने क्या किया
यहाँ इसने नगर नियोजन यानी नगरों को बनाना, भवन का निर्माण बनाना शुरू कर दिया। जहाँ वे अभी तक अस्थायी रूप से निवास कर रहा था, अब उसने धीरे धीरे उसका स्थायित्वकरण को अपना लिया और अब वे अपने आवास को स्थायीपन देने लग गया। मिस्र के पिरामिड इस काल की तकनीकी उन्नति के सूचक हैं। हम देखते हैं मिस्र में पिरामिड हमें देखने को मिलते हैं। मिस्र के पिरामिड की हम चर्चा करते हैं तो वे एक तकनीकी उन्नति का सूचक है कि अब मानव जो है वह विकास की ओर अग्रसर होता चला गया और उसने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी जो भी उसकी आवश्यकता रही, चाहे वह फल फ्रूट को गैदरिंग करना हो और उसको स्टोरेज करना हो, ठीक है, अन्न का उत्पादन हुआ तो उसको उपयोग में लेना हो और उसको स्टोरेज करना हो, जो पशु वह पालता था, जानवरों को पालतू ग्रहण करता था, तो उन्हें भी वह जहाँ रखना है उस रखने के स्थान को उसने बनाया होगा। इस प्रकार की जो क्रियाएं उसने की, जैसे जैसे मानव का मस्तिष्क विकसित होता चला गया, उसने समय समय पे इन क्रियाओं को करना प्रारंभ कर दिया। इस काल में कृषि के साथ साथ कुटीर उद्योगों का भी तेजी से विकास हुआ। देख, कुटीर उद्योग का विकास क्यों हुआ, इसका कारण क्या रहा? क्योंकि अभी तक मनुष्य के पास खनिज के जो साधन थे, लोहा है, तांबा है, कांसा, ये आ तो गया था, लेकिन विनिर्माण में इसका उपयोग नहीं हुआ। केवल वह अपने स्वयं के रूप में खिलाड़ियों को बनाना, ठीक है, और छोटी छोटी जो तकनीकी चीज़ें हैं, लोहे से बनने वाली जो वस्तुएं, केवल उसको अपने सेल्फ के रूप में या अपने घरों के अंदर ही वे बना रहा था। इसलिए कुटीर उद्योगों का विकास होना प्रारंभ हो गया, ठीक है। फूलों के माध्यम से सजावटी वस्तुओं को बनाना, ठीक है, लकड़ी के माध्यम से लकड़ी की वस्तुओं को बनाना। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी हो रही थी, ये एक्टिविटी सेल्फ हो रही थी, 2-4 व्यक्तियों में हो रही थी, घर के समूह में हो रही थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कहा कि कृषि के साथ साथ वह कुटीर उद्योगों को भी तेजी से विकसित करता चला गया। विभिन्न तैयार सामानों का आपसी व्यापार इस काल से प्रारंभ हो गया। यूनानी में रोमन सभ्यताओं में नगरीय सभ्यता भी पनपना शुरू हो गई, यह हमें देखने को मिला। तो हमने देखा प्राचीन काल में मनुष्य कृषि, पशुपालन जैसी आर्थिक गतिविधियां करने लगा। आर्थिक क्रियाओं के कारण वह संपन्न होता चला गया और उसने लोहा, तांबा, कांसा जैसी मजबूत धातुओं का खनन क्रिया के द्वारा हल निकाला और फिर धातु की खोज के पश्चात उसने छोटे छोटे हथियार बनाना शुरू किए और छोटे छोटे जब हथियार बनना शुरू हुए तो वह उनसे कुछ अन्य कार्य भी करने लग गया और धीरे धीरे वह नगर नियोजन की ओर बढ़ा। नगर नियोजन की ओर बढ़ने से उसने अपने स्थायित्व भवनों का निर्माण किया और स्थायित्व भवनों का निर्माण करने से उसको जो मूलभूत सुविधाएं थी उसका भी वह फायदा उठाने लगा, आवश्यकता अनुसार वे कार्य करने लग गया। प्राचीन काल के बाद मध्यकाल की ओर आते हैं। ये मध्यकाल जो था ये 600 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक का माना जाता है, क्योंकि इस काल में थोड़ा बहुत चेंजेस आया और बदलाव भी था, तो बदलाव के साथ साथ उसका विकास भी होता चला गया। 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच की अवधि को मध्यकाल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यूरोप में इस काल में मानव व्यवसायों में विविधता बढ़ी। इस काल में जागीरदार और सामंतवादी प्रथा का प्रचलन था। जागीरदारी प्रथा थी और सामंतवादी प्रथा हमें देखने को मिली। कृषि का भी उत्तरोत्तर विकास होता गया। बढ़ती शिक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक विकास के कारण बड़े बड़े नगरों का विकास हो गया। शिक्षा के क्षेत्र भी बढ़ते चले गए। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हम नालंदा की बात करते हैं, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े शिक्षा के क्षेत्र हों, चाहे भारत में रहे हों, विश्व में रहे हों, ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र भी बढ़ते चले गए। व्यापार भी बढ़ा, क्योंकि हमारी चर्चा हुई कि पशुपालन करने लग गया, उससे उसे दूध, दही, मांस, चमड़ा, ठीक है, ये सब मिलने लगे। कृषि कार्य करने लग गया, फिर खनिजों का उत्पादन करने लग गया, तो फिर उससे व्यापार भी करने लगा, व्यापार का क्षेत्र भी उसका बढ़ गया, तो सांस्कृतिक विकास भी उसका होने लगा। सांस्कृतिक विकास का मतलब क्या हो गया? वे एक दूसरे से गैदरिंग करने लगा, एक दूसरे से मिलने लगा, ठीक है, व्यापार करने के उद्देश्य से वे अपने जो भी चीज़ें वह बनाता था, खरीदता था, लाता था जंगलों से, उसको बेचने लगा, तो संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होने लगा। तो संस्कृति का विकास भी उसका होने लगा और बड़े बड़े नगरों का ऐसा विकास देखने को हमें मिला। व्यापार में वस्तुओं का विनिमय होता था। व्यापार में वस्तुओं का विनिमय, जैसे हमें कोई वस्तु आज वर्तमान समय में कोई खरीदते हैं तो उसके एवज में हम उसे क्या देते हैं, कुछ रुपए दे देते हैं, करेंसी हम उसको देते हैं। लेकिन उस समय वस्तु विनिमय था, यानी जो व्यापार था यानी कि हम कोई वस्तु ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी से गेहूँ खरीदते हैं
या किसी से खाद्य सामग्री खरीद रहे हैं तो हम उसकी एवज में कुछ उसको वस्तु उसको दे रहे हैं जो उसकी ज़रूरत की वस्तु है। सपोज़ जैसे हमने अनाज उससे ख़रीदा और उसे किसी सजावटी सामान की आवश्यकता हो तो हम उसे सजावटी सामान दे दिया, या उसे हड्डियों से बने कोई उत्पाद की आवश्यकता हो तो हमने उसको उत्पाद दे दी, या लोहे से बनी किसी वस्तु की उत्पाद की उसे आवश्यकता हो तो हमने उसको दे दिया। यानी कि वस्तु हमने जो खरीदी है उसके एवज में जो उसको आवश्यकता हो वो हमने उसको उपलब्ध करवा दी। जो हमारे पास है, हमारे पास गेहूँ नहीं है, हमने सामने वाले व्यापारी से गेहूँ लिया और हमारे पास कोई सजावटी सामान की वस्तु है तो यदि उसको चाहिए हो तो सजावटी वस्तु हम उसको दे देते हैं और उससे हमारी आवश्यकता का गेहूँ चावल जो भी हमें आवश्यकता हो वह उससे ले लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उत्पाद नगरों में और नगरों से निर्मित माल ग्रामीण क्षेत्रों में आता था। यूरोप में धार्मिक विचारों के प्रभुत्व व वैचारिक स्वतंत्रता के दमन के कारण तकनीकी विकास अधिक नहीं हो सका। तो यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में धार्मिक विचारधारा बहुत अधिक विकसित हो गई और जब धार्मिक विचारधारा का प्रभुत्व बहुत अधिक होता है तो फिर स्वतंत्रता का दमन के कारण तकनीकी विकास नहीं हो पाता। इसी काल में भारत में व्यावसायिक कृषि कुटीर उद्योग व व्यापार का सर्वाधिक विकास देखने को मिला और भारत इस दृष्टि से विश्व का प्रतिनिधित्व करता भी था क्योंकि भारत के पास सिंधु नदी का क्षेत्र था, गंगा सतलज नदी का क्षेत्र था, ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र था। तो यहाँ पर विशाल मैदान होने के कारण यहाँ पर कृषि कार्य अधिक हुआ। कृषि कार्य अधिक होने के साथ साथ यहाँ पर खनन की क्रिया जो भी अधिक हुई और जब खनन की क्रिया अधिक हुई तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में लोहा भी हमें देखने को मिला। इस प्रकार से व्यावसायिक क्रियाओं में, कृषि कार्य में, कुटीर उद्योगों में, व्यापार में भारत का विकास तेजी से बढ़ता चला गया। तो ये चर्चा हो गई हमारी मध्यकाल की। इससे पहले हमने बात कर ली प्राचीन काल की और प्रागैतिहासिक काल की। तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में मानव व्यवसाय किस प्रकार का था। प्राचीन काल में मानव व्यवसाय किस प्रकार का था, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि प्राचीन काल के बाद जो मध्यकाल आया उसमें कार्य कैसा था, वहाँ मानव विकास किस प्रकार का था, कौन कौन सी एक्टिविटी करता था। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो व्यावसायिक थे, कुटीर उद्योग थे, व्यापार थे, उसका एक विकास और निरंतर विकास होता चला गया समय के साथ साथ। अब जब हम बात करते हैं आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल विशेषकर हम देखें 15वीं सदी से वर्तमान समय तक की अवधि को आधुनिक काल माना जाता है। इस काल में मनुष्य के व्यवसाय ने अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच गया कि जो मानव का जो व्यवसाय था, तो मनुष्य के व्यवसाय अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचने लगे। तकनीकी विकास, खोज व आविष्कारों के कारण आधुनिक विकसित मानव व्यवसायों का उदय हुआ। इस काल में मानव प्राथमिक व्यवसायों की तुलना में द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसायों से जुड़ने लगा। इसी युग में औद्योगिक क्रांति आई जिसके कारण अधिकतर आर्थिक क्रियाएं स्वचालित मशीनों द्वारा संचालित होने लगी। 19वीं शताब्दी से कृषि में उन्नत बीजों, रसायनों, कीटनाशकों, दवाओं व उन्नत मशीनों का उपयोग होने लगा। पशुपालन व मत्स्य व्यवसाय विस्तृत व वाणिज्यिक स्तर पर स्वचालित मशीनों द्वारा किया जाने लगा। औद्योगिक क्रियाओं के लिए वृहत स्तर पर विभिन्न खनिजों जैसे लोहा, अयस्क, तांबा, सीसा, जस्ता आदि खनन वैज्ञानिक रीति से होने लगा और ऊर्जा के विभिन्न साधनों से ऊर्जा की प्राप्ति के कारण वृहत स्तर पर उद्योगों की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होने लगा। विकास के उच्च स्तर पर पहुंचते विकसित देशों के लोग चतुर्थक और पंच व्यवसाय से अधिक जुड़ गए। तो देखिए, हम आधुनिक विकास की हम चर्चा कर रहे हैं और आधुनिक विकास में हम क्या देखते हैं कि आधुनिक विकास में तकनीकी विकास का ही क्षेत्र रहा। ये काल जो था, ये जो समय था, ये तकनीकी विकास का था और यहाँ बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा विभिन्न कार्य संपादित होने लगे। बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण किया गया और जिसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि जो प्राथमिक व्यवसाय है, हम उसकी चर्चा करेंगे कि प्राथमिक व्यवसाय में हम आखेट की बात करते हैं, संग्रहण, कृषि, खनिज, पशुपालन और इसकी जगह द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय ने इनका स्थान ले लिया। क्योंकि हम ये देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल हमने पढ़ा, फिर हमने प्राचीन काल को पढ़ा और फिर हमने मध्यकाल को पढ़ा। तो इनकी तीनों ही कालों में सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली रहा वो कृषि और पशुपालन
जो पशुचारण था या पशुपालन जो था वो हमें देखने को मिला। लेकिन प्रागैतिहासिक काल में देखें तो प्रागैतिहासिक काल में संग्रहण का क्षेत्र अधिक था, आखेट का क्षेत्र अधिक था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संग्रहण और आखेट का क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है, तो प्रागैतिहासिक काल में देखने को मिलता है। प्राचीन काल में क्या देखने को मिलता है, तो कृषि और पशुपालन हमें देखने को मिलता है। और जब मध्यकाल में आते हैं तो धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ता जाता है, धीरे धीरे इनका व्यवसाय बढ़ता जाता है। लेकिन आधुनिक विकास या आधुनिक काल में आते आते तो ये जो कैटेगरी है बिल्कुल परिवर्तित उल्टी हो जाती है। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर विशेषकर हम विनिर्माण उद्योग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की चर्चा करते हैं, शिक्षा की चर्चा करते हैं, चिकित्सा सुविधा की चर्चा करते हैं, व्यवसाय की चर्चा करते हैं। तो ये हम आधुनिक काल में हमें आते आते हमें देखने को मिला। और औद्योगिक क्रांति के बाद एक आर्थिक क्रियाओं में एक बहुत तेज़ गति से उन्नति होने लगी। और देखते देखते हम ये देखने लगे कि बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा फार्म हाउस जो बड़े बड़े हुआ करते होना शुरू हो गए और एक्चुअली उनसे ही कार्य होना शुरू हो गया। खनन क्रियाओं के माध्यम से तांबा, जस्ता, सीसा और अन्य जो खनिज थे उनको प्रगलन भट्टी में करना और उनसे उत्पाद बनाना बहुत तीव्र गति से होता चला गया, फास्ट हो गया। और फास्ट होने के कारण समय की भी बचत होने लग गई, लेकिन उत्पादन बढ़ गया। अब उत्पादन बढ़ रहा है, मशीनें बढ़ रही हैं, तो देखते देखते क्या हुआ, जनसंख्या भी रैपिडली मूव करने लगी। और जब जनसंख्या बढ़ती है, नगरीकरण बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में फिर विकास चरमोत्कर्ष पे चला जाता है। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से मानव व्यवसायों का विकास हुआ, मानव व्यवसाय क्या थे, मानव का जो समय पीरियड रहा, प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा, प्राचीन काल को पढ़ा, मध्यकाल को पढ़ा, आधुनिक काल को पढ़ा। तो हमने देखा कि किस प्रकार से व्यवसायों का वर्गीकरण होता चला गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्टिकुलर मानव व्यवसाय का वर्गीकरण प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम व्यवसाय को लेकर आएंगे और वहाँ पर डिटेल हम एक एक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा कर ली है, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की फ्रेमिंग किस प्रकार से होगी हमने उसकी चर्चा कर ली है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आप इस वीडियो और इस चैनल के साथ बने रहें और हमारे साथ कक्षा 12 की जो पाठ्य पुस्तक है उसका अध्ययन आपको पूरा करवाएंगे, एक एक कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे और जिसके माध्यम से आपके इस दौर में पढ़ाई ना रुके। और ये वीडियोस आप अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी ये हेल्प हो सके। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मित्रों से शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे वापस।